यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। राजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ, मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हो जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर ही जाना है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। सुनैना राजू को खाना देती है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। सुनैना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहें। रास्ते ठीक नहीं हैं और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर राजू घर से चला जाता है और वह दिन भर खेतों में काम करता है। जैसे ही शाम होती है, राजू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ राजू, और कहो, सब कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब ठीक है ना? और सब कामकाज कैसा चल रहा है? सब ठीक है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो, ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे राजू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अपने खेत में मैं दिन रात मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ राजू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे राजू, मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया था। हाँ, कहिए ना मालिक, क्या काम है? मेरे यहाँ कुछ धान की बोरियां रखी हुई है, जिसे शहर पहुँचाना है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से उन धान की बोरियों को शहर पहुँचा दोगे, तो मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वह भी मेरे लिए मालिक? हाँ राजू, मैं सच कह रहा हूँ। यह सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से भेंट है। तुम अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक काबिल इंसान बनाओ। मैं आपकी धान की बोरियों को शहर जरूर पहुंचाऊंगा मालिक, और आपकी जमीन में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मालिक। इतना कहकर राजू वहाँ से अपने घर को चला जाता है। अरे ओ सुनैना, कहाँ हो? जरा सुनो तो। तभी वहाँ पर सुनैना आती है। हाँ जी, बोलिए, क्या हुआ? आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सुनैना। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है, और उसकी फसल में से कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी धान की बोरियों को अपने बैलगाड़ी से शहर पहुंचाना होगा। हाँ जी, यह तो सच में बहुत अच्छी खबर है। ऐसा मौका तो हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा पाएंगे। मैं उसको जिंदगी में वह हर चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिला है सुनैना। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए जलेबी और कचौड़ियाँ लेते आना, मुझे बहुत पसंद है पिताजी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जलेबी और कचौड़ियाँ ले आऊँगा। अगले दिन राजू घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी के यहाँ पर जाता है।
और वहाँ से धान की बोरियों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। धान की बोरियों को लेकर राजू शहर में धनी राम के यहाँ पर पहुँच जाता है। तब धनी राम ने राजू से कहा, अरे राजू, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते सेठ जी, जमींदार जी ने आपके यहाँ धान की बोरियां पहुँचाने को बोला था। अरे हाँ राजू, मैं तो भूल ही गया था। जाओ जाकर सारी धान की बोरियां हमारे यहाँ रखवा दो। आप फिक्र मत करो सेठ जी, मैं सारी धान की बोरियां रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, चलो कुछ खा पी लो। अरे नहीं सेठ जी, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मिठाई वाले की दुकान आती है। दुकान को देखकर राजू कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे कुछ यहाँ से जलेबी और कचौरियाँ खरीदनी है। मेरे बेटे ने मुझसे लाने को कहा है क्योंकि उसे जलेबी और कचौरियाँ बहुत पसंद है। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। अरे भाई, जलेबी और कचौरियाँ कैसे पीस बेच रहे हो? एक पीस का 5 रुपए है भाई। ठीक है, 5 जलेबी और 5 कचौरियाँ दे दो। राजू जलेबी और कचौरी लेकर आता है। राजू चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक आदमी आता है। अरे राजू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, जमींदार जी के धान की बोरियों को मैं यहाँ शहर में सेठ जी के पास पहुँचाने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना पता नहीं तुम कब तक अकेले यहाँ बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर के लिए निकलने ही वाला था, क्योंकि रात होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है। अरे भाई तो चलो, हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक मिठाई है और चलते चलते वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। ये लो बेटा, कचौरी और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? अजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि समय पर घर आया करिए, मगर आप किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हो और समय पर घर ही नहीं आते। सुनैना, सेठ जी के घर गया था, उनकी धान की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। अब शहर जाकर आने में देर तो होगी ही ना। अब चलो जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी और कचौरियाँ लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ खाली हैं। भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए बस अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर जलेबी और कचौरी खाकर सो जाते हैं। राजू दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। राजू के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? राजू को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। राजू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन भी है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी यह बात सुनी है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती है। हर बार हर चीज राजू के ही किस्मत में क्यों आता है। चलो जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर राजू बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी न चले। आप चिंता मत करिए जी, उसकी फसल पक कर तैयार होगी, तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ, असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पक कर तैयार होगी। तब देखना हम राजू को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, समय आने दो। बहुत लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगा देगा।
राजू अपने खेत में कड़ी मेहनत और पूरी लगन से काम करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और राजू की फसल पककर तैयार हो जाता है। सुनिए जी, राजू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही समय है, हमें कोई न कोई कदम उठाना होगा। हाँ भाग्यवान, इस बार तो हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर देंगे, जिससे उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद होने का नुकसान राजू सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है राजू को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद उसका पड़ोसी राजू के खेत में बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं, तब राजू का पड़ोसी आता है और उसकी फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे राजू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन राजू और उसकी पत्नी दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई, बल्कि हमारे सारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत की है और वह एक झटके में बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल के हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही नहीं रही। मेरे सारे सपने टूट गए। राजू अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब राजू की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। एक बार फिर से हम मेहनत करेंगे। सुनैना, हमारी फसल तो इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है। किसी ने सोच समझ कर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह भूल गया कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। उसको एक न एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद राजू के घर जमींदार आता है। अरे राजू, घर में हो क्या? जरा बाहर आना। राजू और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो राजू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है मालिक। राजू, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। यह सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब तुम पैसे देने का समय आया तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मालिक, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मालिक, मैं तो खुद अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो राजू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ और मेरा 5 बीघा जमीन भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार राजू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद राजू अपने बीवी और बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, अब मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और अब मुझे जोरों से भूख भी लग रही है। भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूँ जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो न कोई रहने का ठिकाना है और न ही कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान, हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो?
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में तो खाना है नहीं, तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती? हो सकता है शायद तुम्हें वहाँ से कुछ मिल जाए। सुनैना मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, क्या तुम्हें खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे राजू भाई, कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। रमेश भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है। मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर दीजिए। राजू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पे दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे। और यह लो कुछ पैसे, अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। रमेश भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? राजू भाई, असली दोस्ती वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। यह घर तुम्हारा है। रमेश भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। अच्छा तो ठीक है राजू भाई, अब मैं चलता हूँ। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो सुनैना, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनैना के मन में एक ख्याल आता है और वह राजू से कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं उन्हें बाजार में ले जाकर जलेबी और कचौरी की सामग्री ले आइए। हम जलेबी और कचौरी बनाकर बेचेंगे। और अब सर्दियां भी शुरू हो रही है तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में कचौड़ी खाएंगे। अगर हमारे कचौरी की दुकान चल गई तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। सुनैना, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे कचौड़ी की दुकान भी न चल पाए। अजी आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। राजू बाजार जाकर उन पैसों से कचौड़ी बनाने की सामग्री लेकर आता है। फिर सुनैना उन सामग्री से कचौरी बनाती है। सुनैना कुछ जलेबी और कचौरी बनाकर राजू को देती है और राजू उन कचौरी को बेचने के लिए निकल पड़ता है। राजू हर जगह आवाज लगाता है, कचौरी जलेबी ले लो, कचौरी जलेबी ले लो, स्वादिष्ट जलेबी ले लो, गर्मा गर्म कचौरी जलेबी ले लो। तभी एक औरत राजू से जलेबी और कचौरी लेने के लिए घर से बाहर आती है। अरे भैया, यह कचौरी देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो कचौरी और जलेबी? हाँ बहन जी, बिल्कुल गरम गरम कचौरी और जलेबी है। 5 रुपए का पीस है बहन जी। बोलिए कितने कचौरी और जलेबियाँ दे दूं? अच्छा ठीक है, 10 कचौरी और 5 जलेबी दे दीजिए भैया।
इसी तरह राजू हर रोज कचौरी और जलेबी बनाकर बेचता और राजू का सारा कचौरी हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह राजू का कचौरी जलेबी का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और राजू की अच्छी आमदनी होने लगी। और शहर में ही राजू ने एक कचौरी और जलेबी की अच्छी सी दुकान खोल ली। राजू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एक दिन राजू को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनैना, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भाग दौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी, गांव का वह अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उसके घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में ही जाकर रहें तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहां अलग ही सुकून है। राजू अपने दोस्त से बोलकर अपना गांव लौट जाता है और जमींदार को पैसे देकर अपना जमीन और घर वापस ले लेता है। वहीं दूसरी ओर राजू के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वह बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वह राजू से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि राजू गांव में वापस आ गया है, तब वह राजू के घर जाते हैं। राजू भाई, हमें माफ कर दो। मैं ही वह था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम को मैं रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आज मैं उस पाप के बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ राजू। मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। इसलिए राजू भाई, मुझे माफ कर दो। तो वह तुम थे जिसके कारण हमसे हमारा घर, हमारी खुशियाँ सब कुछ छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितना तकलीफ झेलना पड़ा। ऊपर वाला सब देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी गलती मान चुके हो और अपने किए पर पछता रहे हो। इसलिए माफी तुम मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों को माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। फिर राजू का पड़ोसी वहां से चला जाता है। उसके बाद राजू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।